हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी, आज उसमें हम अपना एक नया अध्याय, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस अध्याय का नाम क्या है? कृषि और पशुपालन। तो जो भी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये उनके सिलेबस में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं यूपीएससी की बात करूँ, यूपीएससी में इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक यूपीएससी में दो सब्जेक्ट में आ जाता है। जैसे एक तो इकोनॉमी में आ जाता है, दूसरा आ जाता है ये ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर हम जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेंगे, ना कि इकोनॉमिक्स के हिसाब से। इकोनॉमी के हिसाब से हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के हिसाब से पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले उन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं। तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये जो हम सीरीज़ देख रहे हैं ज्योग्राफी की, वो कौन से एग्ज़ाम के लिए हम इसको ले सकते हैं या ये क्लास हम ले सकते हैं। तो जितने भी पीसीएस होते हैं, स्टेट पीएससी, एसएससी हो गया, यूपीएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम इस क्लास को ले सकते हैं। यानी पूरी श्रृंखला, यानी पूरी सीरीज को हम ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। और जो हमारा माध्यम रहेगा वो हिंदी रहेगा, यानी जो हिंदी मीडियम के जितने भी छात्र हैं वो इस क्लास को लेंगे। और कुछ जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में है लेकिन उनको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, वो भी स्टूडेंट इस क्लास को ले सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार क्लास में आए हैं या देख रहे हैं वीडियो, उनको बता देता हूँ कि इस चैनल पर मैं ज्योग्राफी की जो भी चैप्टर्स या टॉपिक्स होते हैं वो सारे हम यहाँ पर, अगर मान लो किसी किताब के अनुसार हम बात करें, 15 टॉपिक है, 20 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, कोई भी किताब, तो हम पूरे सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर हम फिनिश कराएंगे, बीच में नहीं इसको छोड़ेंगे। ओके। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने क्लासेस में देखा भारत की ज्योग्राफी के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अभी हमने लास्ट का जो पॉइंट देखा, वो हमने क्या देखा था? मृदा देखी थी। मृदा के बाद हमने देखा था वन, यानी इंडियन फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ हमने वहाँ पर डिसाइड एक्सप्लेन करके आराम से समझाया था। और उसका जो कंटेंट था हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जो हमारे चैनल का नाम है इंडियन पीसीएस एकेडमी, उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप वहाँ पर जाकर क्या कर सकते हैं? पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी शॉप पर जाकर, फोटोकॉपी की शॉप पर जाकर आप उसको क्या करा सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं। फिर आप उसको नोट्स के रूप में पढ़ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि और पशुपालन। इसको एक एक करके आसानी से समझेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी जगह आपको डाउट क्रिएट होता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके। तो आज नए टॉपिक का शुभारंभ, जैसा हम हर टॉपिक का करते हैं उसी तरह इस टॉपिक का भी शुभारंभ हम एमसीक्यू से करेंगे। एमसीक्यू को क्यों करते हैं? एक डेमो की तरह। एमसीक्यू क्या होता है? एक डेमो की तरह होता है। हमने यहाँ पर आज इसमें क्वेश्चन कम किए, हर बार 10 क्वेश्चंस करते थे, इस बार हमने कम किए क्योंकि जो हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन डालने का वो है कि आप समझें कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और जो आपको टीचर पढ़ा रहा है वो गलत तो नहीं पढ़ा रहा है या कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं पढ़ा रहा जो एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। ठीक है, चलिए। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? झूम कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कब आया? एसएससी 2019 में है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एसएससी में पूछा गया 2019 में। झूम कृषि क्या होती है? तो छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरण खेती या कृषि या जामुन कृषि। तो ये सब आपके लिए हर क्लास में रहता है, इस क्लास में भी आपके लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। फिर दूसरा
क्वेश्चन हमारा क्या है, मिश्रित कृषि। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मिश्रित कृषि क्या होती है। 2020 में क्वेश्चन ये आया है, 2021 से 2020 में मिश्रित कृषि क्या होती है। तो ये आरपीएससी 2010 में क्वेश्चन आया है। राजस्थान पीएससी, विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी के साथ खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फसलों को उगाना तथा सब्जियों को भी उगाना। तो ये इसके ऑप्शन है। आपको चारों में से जो इसका सही ऑप्शन है वो बताना है। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर याद रखना है, हर एक एग्जाम में जैसे भी आप करते कोई भी एग्जाम देंगे, सबसे ज़्यादा यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे सिली मिस्टेक्स होते हैं कि यहाँ पर असत्य लिखा है, आप सोचेंगे सत्य लिखा है, तो आप इसमें ढूंढेंगे कौन सा सही वाला है, या कहीं ऐसा लिखा आ जाता है कौन सा सही नहीं है। तो आपको ये चीज़ हर एक क्वेश्चन पे याद रखना है और आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो झूम कृषि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, क्या है असत्य। झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, पहला ऑप्शन। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य झारखंड व आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। इसमें रासायनिक व परंपरागत उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। तो ये चार ऑप्शंस आपको इसमें भी दिए गए हैं और आप इसमें से जो गलत है वो छांटना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान किस फसल के लिए आदर्श जलवायु है। ये एसएससी 2014 में क्वेश्चन आया है। चावल के लिए, गेहूं के लिए, तंबाकू के लिए, चाय के लिए। तो इसमें से कौन से, यानी 25 डिग्री, ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, और बारिश ज़्यादा ही होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक भी। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। यूपीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इनको मैंने इसलिए कराया ताकि आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को पढ़ें और मैं कंटेंट आपको कराऊं, तो वहाँ पर भी आप कैसे कंटेंट को पढ़ें, इन क्वेश्चंस के आधार पर ही पढ़ें कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। यूपीपीएससी 2013 में आया। प्रतापगढ़ में, प्रतापपुर में, मवाना में, बलरामपुर में। ये हमारे सारे एमसीक्यूज थे। आपको ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है कंटेंट को भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कृषि पशुपालन होता क्या। इस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे तो पहले समझना भी चाहिए कि कृषि क्या चीज़ होती है, इसकी शुरुआत कब से की गई थी। ओके, तो कृषि का तात्पर्य फसलों के उत्पादन और पशुपालन से है, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। भारत में कृषि आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले से की जा रही है, इसलिए ही भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मगर इसके बाद भी यह कहना सही होगा कि भारत में असली कृषि शुरू जो हुई थी वो हरित क्रांति जो हुई थी 1960 में, क्योंकि जो पहले कृषि होती थी उसमें इतना पैदावार नहीं थी, कम पैदावार थी, इसलिए लोगों के लिए जो पर्याप्त अनाज नहीं हो पाता था। तो उसके बाद जब सबसे पहले जब 1960 में जब हरित क्रांति हुई, तब हाइब्रिड बीज आए जिनको हिंदी में संकर बीज कहा जाता है, उर्वरक हुए, नई नई तकनीकें बताई गई। तो वहाँ से क्या हुआ, जो फसलें होती थी उसकी पैदावार क्या होने लगी, ज़्यादा होने लगी। लेकिन इस हरित क्रांति के हम पढ़ेंगे कुछ नुकसान भी हैं, इसको हम पढ़ेंगे। जो इन्वायरमेंट का जो टॉपिक हम उठाएंगे, जो क्लास लेंगे, उसमें पढ़ाएंगे कि हरित क्रांति से क्या क्या नुकसान होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। जो हरित क्रांति थी उसका नेतृत्व डॉक्टर
एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। इनको ही भारत में कृषि का जन्मदाता या फादर ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। और हरित क्रांति को भारत में लाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर ए बी जोशी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा किसी एग्ज़ाम में तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो स्वामीनाथन को। भारत में कृषि का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में, दक्षिण मतलब साउथ का नीचे का हिस्सा, हड़प्पा से पहले इसका अभ्यास किया जाता पाया गया था। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ऊपर की है, उत्तर पश्चिम हिस्सा है भारत का। आज भारत कृषि उत्पादन में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का जो आर्थिक योगदान देश की व्यापक आर्थिक वृद्धि में लगातार घट रहा है। लगभग 50% आबादी इसके पर निर्भर है। अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो जो कुल जनसंख्या 100 है तो उसके 50 लोग किस पर निर्भर है, 50 लोग कृषि पर। अगर मैं गांव की जनसंख्या की बात करूं तो 70 से 80% लोग कृषि पर निर्भर है गांव में। मत्स्य और वानिकी के साथ कृषि है जो जीडीपी में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के अनुसार 2016 के और 17 के दौरान सकल मूल्य वर्धित GVA में कृषि संबंध क्षेत्रों में कृषि, पशुधन, वानिकी और मत्स्य पालन सहित की हिस्सेदारी 13% है। ठीक है, इसकी उम्मीद है, लेकिन ये आंकड़े अभी आए तो ये लगभग ज़्यादा पहुंच गई है, इससे 20% से 21%। ओके, फिर उसके बाद भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन हर लाइन से बनता है, यहाँ से भी MCQ बनेगा। हर जगह पे आप जैसे भी करोगे ना तो हर जगह क्या स्टार बना लेना या MCQ लिख लेना कि इस लाइन से MCQ बना है। और फलों और सब्जियों में दूसरा स्थान है। दूध उत्पादन में सबसे पहला और फलों और सब्जियों में दूसरा। भारत में विश्व की भैंसों की आबादी का 57 और मवेशियों की आबादी का 14% हिस्सा भारत में है। भारत औषधि और सुगंधित पौधों में दुनिया में 7% बाजार हिस्सेदारी के साथ छठे स्थान पर है। अगर मैं औषधि और सुगंधित पौधों की बात करूं तो भारत का हिस्सा कितना है, 7%। और 7% के साथ ये कौन सा स्थान प्राप्त कर लेता है, छठवां, 6th रैंक। फिर ये चीज़ हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का जो वर्गीकरण है, डिवीज़न है, वो कितने तरीके से किया गया है। तो भारत विविधताओं का देश है। यह मौसम भी परिवर्तित होता रहता है और विविध ऋतुओं में विविध प्रकार की फसलें उत्पादित होती हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसली ऋतु होती है, जैसे खरीफ या वर्षा ऋतु। खरीफ की जो फसल होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आने के समय, जैसे धान हो गया और तिल हो गया, ज्वार हो गया, ठीक है ना, प्रारंभ होने पर जैसे मई से जुलाई में बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसमें कौन सी फसलें, ज्वार, बाजरा, धान, तंबाकू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा छोटे से एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी कांस्टेबल का, SSC में कोई भी एग्ज़ाम, MTS वगैरह का, तो उसमें या तो आपसे महीना पूछ लिया जाएगा या आपसे वो एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है या खरीफ की फसल है। फिर रबी या शीत ऋतु की फसल, ये जो फसल है वो कब बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर में बोई जाती है और फरवरी से अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। कौन सी फसलें हैं, गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, ये फसल सारी हैं वो रबी की फसलें हैं। फिर उसके बाद आती जायद की फसलें। जायद होता क्या है, जायद रबी फसलों का बीज फरवरी से मार्च महीने में बोया जाता है, जबकि इसकी कटाई अप्रैल से
मई के महीने में की जाती है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, ये सब इसकी फसलों के उदाहरण हैं। ठीक है, अब जो खेती के प्रकार बताए गए हैं वो प्रकार आप यहाँ पे समझिए। खेती के 5 प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे पहला विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, बहुप्रकारीय खेती, रैचिंग खेती। आपसे यूपीएससी में या पीएससी में, एसएससी में, रेलवे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विशिष्ट खेती क्या होती है, मिश्रित खेती क्या होती है, शुष्क खेती क्या होती है, बहुप्रकारीय खेती क्या होती है, रैचिंग खेती क्या होती है। तो सबसे पहले इसमें जो हम देखेंगे वो विशिष्ट या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, इस प्रकार की खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेती का उत्पादन किया जाता है और किसान अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर रहता है। व्यक्ति की कुल आय में इस प्रकार की खेती कम से कम 50% आय प्राप्त होती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो चाय हो गई, कहवा हो गया, गन्ना, रबर, ये विशिष्ट खेती के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद हम देखें कि ये बहुत एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि मिश्रित खेती क्या है। इस प्रकार की खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था कि मिश्रित खेती क्या होती है, तो इस प्रकार की खेती के सब मतलब फसलों के साथ साथ हम पशुपालन या डेयरी उद्योग अगर खोलते हैं, ऐसी खेती के अंतर्गत जो भी कुल आय में कम से कम 10% का योगदान हो उद्यमों का, ऐसी खेती को हम क्या कहते हैं, मिश्रित खेती कहते हैं। फिर अगली है नंबर 3, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। ऐसी भूमि जहां वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 20 इंच अथवा इससे कम होती है, वहां पर ऐसी खेती की जाती है। ऐसी जगहों पर बिना सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों का उत्पादन किया जाता है। फसल उत्पादन के लिए भूमि में वर्षा के पानी की अधिक से अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नीतियाँ एवं अवलोकन। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा कम होती है, वहाँ पर ऐसी खेती की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। फिर उसके बाद है बहुप्रकारीय खेती। इस प्रकार की खेती का संबंध उन जोतों या फार्मों से है जिन पर आमदनी के स्रोत कई उद्यमों फसलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक उद्यम अथवा फसल से जोत की कुल आमदनी 50% से कम ही प्राप्त होते। ऐसे फार्म को विविध फार्म या जनरल फार्म भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आज का हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है रैचिंग खेती। इसके बाद हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कृषि की विधियाँ, इसको हम कल देखेंगे। बस आप टेस्ट सीरीज एमसीक्यू अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, पेपर में लाभ मिलेगा। कोई भी टेस्ट लगाएंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, समय टाइम बचेगा। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, कंटेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, किताब को रट देते हैं, लेकिन फिर हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वही गलतियां होती हैं। इसलिए जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या इसके एमसीक्यू लगाएंगे तो आप पाएंगे कि आप क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। फिर उसके बाद रैचिंग खेती क्या होती है। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गुड़ाई आदि नहीं की जाती है, ना ही फसलों का उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊँट आदि को चराया जाता है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत,
तथा भारत के पर्वतीय या पठारी भागों में भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ बकरी चराने वाले को रेंचर कहा जाता है। इसी कारण इस खेती को क्या कहा जाता है? रेंचिंग खेती या कृषि कहा जाता है। तो अभी हमने कृषि में जितने भी टॉपिक पढ़े, अभी इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ा है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, अपने फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं, आपके भाई बंधु रिलेटिव्स, वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। तो इससे दोहरा फ़ायदा, एक तो इससे मेरा और दूसरा आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पर जिस चैनल पर जो मैं क्लास कराऊंगा, जो भी सीरीज़ स्टार्ट कराऊंगा, वो पूरी फुल सीरीज होगी, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी भी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ऑफलाइन फालतू का आपको फ़ीस देना पड़ेगा, क्योंकि मैं दावा करता हूँ कि अगर आप 1000 रुपये की क्लास आप पढ़ते हैं पर मंथ वाली, तो आपको ये कंटेंट वहाँ पर नहीं मिलेगा, पूरा कंटेंट ये नहीं मिलेगा। ओके, तो बस आपको शेयर करना ताकि आपके जो भी रिलेटिव्स हो उन तक ये क्लास पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।